भौतिक शास्त्र के अध्याय 9 के अंतर्गत अगला प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक है 2। प्रश्न है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को परिभाषित कीजिए। मतलब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाना है और इसकी सहायता से सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा बताना है। ये जो प्रश्न है ये भी इस अध्याय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी इसे कहते हैं और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा है, दोनों एक ही हैं। क्या है नियम, ध्यान देना है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। प्रत्येक कण भी कह सकते हैं, प्रत्येक पिंड भी कह सकते हैं। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, या कह सकते हैं प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, किन्हीं भी दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं भी दो कणों या किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इनके द्रव्यमान, जिन पिंडों के बीच में बल लग रहा है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया? जो बल लगेगा वो बल क्या होता है, उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये किस दिशा में होता है, बल की दिशा किस तरफ होती है, दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है ना। उन दोनों पिंडों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा के अनुदिश लगने वाले बल की दिशा होती है। तो ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है। अब मान लेते हैं कि एक पिंड है ए, एक पिंड भी कह सकते हैं, एक कण भी कह सकते हैं। एक पिंड है ए जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड है बी, इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। मतलब m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड या दो कण यहाँ पर मान लिए हैं चित्र में। फिर दोनों कणों या दोनों पिंडों के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो d है, ऐसा मान लेते हैं। m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड या दो कण एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या होगा, नियम के अनुसार प्रत्येक कण या प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बी वाला जो पिंड है वो ए वाले पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ए वाला बी वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसीलिए दोनों जगह देखो बल F लिखा है, दोनों जो पिंड हैं वो एक दूसरे पे बल लगाएंगे ना, इसलिए दो बार F यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जैसा कि यहाँ पर चित्र में बताया, भाषा में देखो लिख लिया, चित्र में ऊपर दो पिंड बने थे तो यहाँ पर बता दिया देखो भाषा में कि यदि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच लगने वाला बल F है। तो नियम क्या कहता है, नियम पे ध्यान देना है। नियम के अनुसार लगने वाला बल मतलब F उन पिंडों या उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल, क्या करना है, पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल करना है। तो पिंडों के द्रव्यमान क्या हैं, m1 m2, तो इनका देखो यहाँ पर गुणनफल किया गया है और गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो ये अनुक्रमानुपाती का निशान यहाँ बीच में लगा है, अल्फा जैसा जो निशान बना है ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। फिर आगे क्या बताया गया नियम में कि लगने वाला जो बल है, लगने वाला बल
उन पिंडों के बीच की दूरी, यह है देखो दूरी d, बीच की दूरी क्या मानी है, d मानी है, दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है मतलब 1 के बटे में लिखना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर को 1 के बटे में इसलिए लिखा है क्योंकि दूरी का जो वर्ग है वो क्या होता है, लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो भाषा में, जो परिभाषा में जो चीज़ें आपको बताई गई थी उन्हीं को यहाँ पर गणितीय सूत्र के रूप में लिखा गया है। लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिखा है, मतलब F अनुक्रमानुपाती m1 m2, और लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F अनुक्रमानुपाती 1/d²। अब दोनों को मिलाकर लिख देंगे, ऊपर जो दो समीकरण बने हैं इन दोनों को मिला के लिखेंगे, दोनों को मिला के लिखेंगे तो दोनों f के लिए एक f लिखेंगे, फिर अनुक्रमानुपाती का निशान लगाएंगे, जो मान अंश में लिखे हैं उनको अंश में लिख देंगे और जो हर में लिखा है उनको हर में लिख देंगे। तो अंश में लिखा था m1 m2 तो वो आ गया, और हर में लिखा था d² तो उसको लिख दिया। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे नीचे तो क्या आएगा, देखो f की जगह पे f आ गया, बराबर निशान कब आएगा बराबर का, जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटा देंगे। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया है इसीलिए यहाँ पर g आ गया, ये जो g दिख रहा है g क्यों आया है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का निशान हटाकर बराबर का निशान लगाया है। तो g आ गया, m1 m2 की जगह पे m1 m2 और बटे में d² की जगह पे d²। तो सूत्र हो जाएगा F बराबर g m1 m2 बटे d²। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर दो पिंडों या दो कणों के बीच में लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त हो जाता है। सूत्र लिखने के बाद नीचे यहाँ पर बता भी देना है कि जहाँ g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। g के बारे में नीचे लिख देना है कि जहाँ g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। ये नियतांक का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए बैलेंस। अनुक्रमानुपाती का निशान लगा के बराबर का निशान लगाया है, तो बराबर का निशान कब लगेगा, जब किसी संख्या का या किसी नियतांक का गुणा कर देंगे तभी दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर होंगे, इसीलिए नियतांक यहाँ पर लगाया जाता है। ये तो था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अब सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा भी इसी प्रश्न के अंतर्गत बताना है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा बताने के लिए मान लेते हैं कि m1 m2 दोनों का मान 1 किलोग्राम है। m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम, मतलब m1 का मान भी 1 किलोग्राम है, m2 का मान भी 1 किलोग्राम है। और r यहाँ पर ध्यान देना है, r की जगह पे d कर लेना है क्योंकि दूरी हमने d मानी है, तो यहाँ पर r की जगह पे क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो d बराबर 1, m1 और m2 का मान 1 किलोग्राम और d बराबर क्या हो गया, 1। d चूँकि दूरी है तो दूरी क्या हो गई, 1 मीटर हो गई। इन सभी मानों को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो f की जगह पे f आ जाएगा, बराबर में g की जगह पे g आ जाएगा, m1 की जगह पे देखो 1 आ गया, m2 की जगह पे 1 आ गया, बटे में d² की जगह पे भी 1 का स्क्वायर हो गया। f की जगह पे f आ जाएगा, बराबर g का 1 के साथ गुणा होगा तो g और बटे में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब f बराबर g बटे 1 को f बराबर g भी लिखा जा सकता है। जैसा कि बताया था f बराबर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। f के बराबर में g है, मतलब g के बराबर में भी f लिखा जा सकता है। परिभाषा किसकी बताना है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g की परिभाषा बताना है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक g का मान किसके बराबर आ गया, f के बराबर। f क्या है, दोनों कणों या दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल है। दोनों कणों या दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल है क्या, f। तो परिभाषा क्या होगी, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक किसके बराबर आया है, किसके बराबर आया है, लगने वाले बल के बराबर। कब आया है ये, जब दोनों पिंडों या दोनों कणों के बीच की दूरी को
एकांक माना है, एक माना है ना डी बराबर, ठीक है। और द्रव्यमानों को भी क्या माना है, एक माना है। दोनों कणों या दोनों पिंडों के बीच की दूरी को एकांक माना और दोनों पिंडों या दोनों कणों के द्रव्यमानों को एकांक माना, तब क्या आया, ये जी बराबर एफ आया है। तो परिभाषा में इसको भी लिख लेंगे, देखो लिखा है, देखो यहाँ पर परिभाषा में, अतः एकांक दूरी, दूरी एक मानी थी ना, देखो एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के पिंडों के बीच, है ना, दो एकांक द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। ठीक है, समाहित हो गया। देखो दूरी एकांक हो गई, द्रव्यमान भी उनका एकांक हो गया, तो उस स्थिति में लगने वाला जो बल है वही क्या कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, मतलब जी कहलाता है। जी बराबर एफ आया है ना, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को ही सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से इसकी परिभाषा निकल के आ जाती है। तो जी बराबर एफ का भी इस परिभाषा में देखो समावेश कर लिया, और डी बराबर एक माना था उसका भी समावेश हो गया, m1 m2 का मान एक माना था वो भी इस परिभाषा में समावेश उसका भी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जो सूत्र आया था ना, उस सूत्र में मान रख के इसको निकाला जा सकता है। एफ बराबर जी m1 m2 बटे डी स्क्वायर आया था, तो उसमें जी को छोड़कर बाकी सभी के मात्रक रख देंगे तो ये निकल आता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। सीजीएस पद्धति में डायन, न्यूटन की जगह पे डायन होता है ना, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर होता है, और ग्राम की जगह, किलोग्राम की जगह पे ग्राम होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, इससे क्या बन जाएगा, न्यूटन की जगह डायन, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर और किलोग्राम की जगह पे ग्राम आ जाएगा। तो मात्रक बन जाएगा डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर होता है। इसका जो विमीय सूत्र है वो कितना है, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2 होता है। इसका मान ध्यान रखना है, विमीय सूत्र याद रखना है, मात्रक याद रखना है और इसका मान याद रखना है। मान में यहाँ पर ध्यान देना, इसका जो मान होता है वो 6.669 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका जो मान है वो कितना है, 6.669। किसी किसी किताब में 6.67 भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 6 के बाद 9 लिखा है ना, तो उसको सीधा 6.67 लिख देते हैं, 6-9 लिख के डायरेक्ट उसको 6-7 लिख देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका मान इतना होता है किसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर में, मतलब एसआई पद्धति में है ये। और सीजीएस पद्धति में कितना होगा, 6.669 गुणे 10⁻⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। आ गया देखो सेंटीमीटर पे स्क्वायर, ऊपर सेंटीमीटर पे स्क्वायर छूट गया है ना सीजीएस मात्रक में, तो आपको वहाँ लगा लेना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है 10⁻⁻8 है, मतलब सीजीएस पद्धति का मान है ये, और 10⁻⁻11 यदि लिखा है तो ये एसआई पद्धति का मान है। तो इनके मान को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में मान इनके पूछे जाते हैं। किसका मान पूछा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान पूछा जा सकता है। एसआई पद्धति में पूछेंगे तो 6.669 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर लिखना है। और यदि सीजीएस पद्धति में पूछेंगे तो 6.669 गुणे 10⁻⁻8 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, मात्रक इनके, विमीय सूत्र और मान।